हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर 1 है और आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट नंबर 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज और सीक्वेंस एंड सीरीज का ये कंप्लीट सिलेबस है। इस सिलेबस को हम इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 3 में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस, सेकंड टॉपिक है सीरीज और थर्ड टॉपिक है फोरियर सीरीज। जो पहला टॉपिक है सीक्वेंस, ये छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर हमें केवल ये पढ़ना है कि सीक्वेंस क्या है और गिवन सीक्वेंस को चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये छोटा सा टॉपिक है और आज के ही लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आज के ही लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। सीरीज का पहला टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। इस टॉपिक के अंदर हम सिंपल सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है और ये टॉपिक भी आज के ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सीरीज को, बड़ी बड़ी सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन जब सीरीज बड़ी बड़ी होंगी, कॉम्प्लेक्स सीरीज होंगी, तो उनको चेक करने के लिए हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन से टेस्ट हैं, क्योंकि इन टेस्ट की हेल्प से ही हम बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट, डीएलम्बर टेस्ट और रेशियो टेस्ट एंड रेबिस टेस्ट। और ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है और कभी कभी यहां से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 7 मार्क्स में। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा सर इनमें से कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक भी टेस्ट को छोड़ नहीं सकते। देखिए क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डीएलम्बर टेस्ट का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, लेकिन डीएलम्बर टेस्ट के सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको कंपैरिजन टेस्ट भी आना चाहिए और आपको रेबिस टेस्ट भी आना चाहिए। इसका मतलब आप एक भी टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, आपको सारे टेस्ट यहां पर पढ़ने हैं। सीरीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के अंदर पहले हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग इंटरवल के लिए, और ये जो फोरियर सीरीज के क्वेश्चन होंगे यहां से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद फोरियर सीरीज के अंदर ही हम पढ़ेंगे हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज, और यहां से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई? कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों टॉपिक से 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, एक टॉपिक से आता है। तो अगर यहां से एक टॉपिक से आएगा तो एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिर आपका टेस्ट से आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यूनिट नंबर 3 छोटी यूनिट है और सभी स्टूडेंट इसको कम समय में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का पहला टॉपिक। लेकिन यूनिट 3 के पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सभी कोर्सेज पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने अभी तक गेटवे क्लासेस के साथ एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का पहला टॉपिक सीक्वेंस। सीक्वेंस आप पहले से ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटी क्लास से सीक्वेंस को पढ़ते आ रहे हैं। सीक्वेंस क्या है ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज सीक्वेंस? एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रियल नंबर का ऐसा सेट
जो एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हो। मतलब अगर हम रियल नंबर को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दें तो हम उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो आप सीक्वेंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर आप सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों सीक्वेंस की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप दो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस क्लास 10th में और 11th में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक टाइप का सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशियो सेम रहता है। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये एक सीक्वेंस है। यहां पर एक और एग्जांपल लिया मैंने, इसको ध्यान से अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहां पर कॉमन रेशियो सेम है, लेकिन ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। तो अगर आप रियल नंबर को एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को हम फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब हम किसी भी सीक्वेंस को फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझना जरूरी है। अगर आप किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप उस सीक्वेंस को फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। और कैसा सीक्वेंस है? ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी। देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, जो कि सेम है। तो इस सीक्वेंस को हम फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसकी nth टर्म को कैलकुलेट करना है। और आप अच्छे से जानते हैं nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कि अगर कोई एपी है तो एपी की nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहां पर a क्या है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहां पर ये n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा काउंटिंग नंबर ही होगा। इसका मतलब ये जो स्मॉल n है ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। भाई काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहां पर भी 2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये आएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, हमारे पास यहां पर बचेगा 2n। कितना बचेगा, 2n। इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो 2n के बराबर है। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये क्या, ये तो फंक्शन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये आपको फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में, y इक्वल टू 2x की फॉर्म में? दिस इज द फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम किसी भी सीक्वेंस को फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हमें क्या करना होगा, उस सीक्वेंस की nth टर्म को कैलकुलेट करना होगा। और जो nth टर्म होगी वो अपने आप में एक फंक्शन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो इस फंक्शन में जो स्मॉल n है ये क्या, नेचुरल नंबर है। बोलो बात समझ में आ रही है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों है ये नेचुरल नंबर? क्योंकि यहां पर जो n होता है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा काउंटिंग नंबर ही होगा, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में जो n है वो नेचुरल नंबर है? बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन की जो डोमेन है, भाई यहां पर n की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। आप अच्छे से जानते हैं, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर), ये एक फंक्शन है, तो यहां पर हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन की डोमेन है।
भाई जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसकी जो वैल्यूज होती हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और x की वैल्यू को पुट करने के बाद इसकी वैल्यू हमें जो मिलेगी वो क्या होगी? रेंज। तो अगर मैं यहां पर इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर है, और जो रेंज है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकलता है, जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या? अब फंक्शन, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर। एंड हुज रेंज इज रियल नंबर, और जिसकी रेंज क्या होगी? रियल नंबर होगी। अब रियल नंबर का मतलब ये नहीं कि सारे रियल नंबर आएंगे भाई, रियल नंबर का कोई सेट आ सकता है, सबसेट आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो सीक्वेंस होता है उसको हम फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है? उसकी nth टर्म को कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक और सीक्वेंस मैंने यहां पर लिखा है। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी nth टर्म क्या होगी, तो बताइए इसकी nth टर्म क्या होगी, है ना? हालांकि जीपी की nth टर्म को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1, ये nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। लेकिन मैक्सिमम सीरीज की जो nth टर्म होती है ना, हम बिना फॉर्मूले के ही लिख लेते हैं। जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म बिना किसी फॉर्मूले के लिख सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसकी nth टर्म को बिना किसी फॉर्मूले के लिख सकता हूं, सिर्फ हमें यहां पर कॉमन सेंस लगाना है। देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, ये क्या 1/2 की पावर 1 है, 1/2 की पावर 1, ये 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। nth टर्म का मतलब क्या होता है कि इस सीक्वेंस में nth टर्म क्या होगी? तो भाई सीधी सी बात है, देखो फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है, तो nth टर्म में 2 की पावर n होगी। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो 1/2 की पावर n होगी। और अगेन अगर आप इस nth टर्म को देखें तो ये भी तो एक टाइप का फंक्शन ही है, और यहां पर जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस को हम फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फंक्शन का जो डोमेन है, फंक्शन का जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होगा, और जो रेंज है वो रियल नंबर या रियल नंबर का कोई भी सेट हो सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमारा मेन टॉपिक है क्या, हमें पढ़ना क्या है? हमें यह पढ़ना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। देखो पहले मैं आपको बताता हूं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है। इस वाले सीक्वेंस से समझाता हूं आपको, इस वाले सीक्वेंस से। देखो ये एक सीक्वेंस है, क्या है? ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है? ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंफिनिटी पर जाकर के इस सीक्वेंस की टर्म क्या आएगी? तो सीधी सी बात है, ये सीक्वेंस इंक्रीज होता जा रहा है, देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सीधी सी बात है, इंफिनिटी पर जाकर के ये वैल्यू इंफिनिटी हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या आएगी ये हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है? ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो होता है जिसकी लास्ट टर्म हमें पता हो कि क्या आएगी, इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता क्या आएगी, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, इस वाले को, इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी हम बता सकते हैं। देखो कैसे भाई, इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी? सीधी सी बात है, यहां पर 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है ना? तो इसका मतलब जब हम इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे? इंफिनिटी पे। भाई ये सीक्वेंस भी तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो जब हम इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर n की जगह इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब 1/2 की पावर इंफिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, और 1/इंफिनिटी क्या होता है? 1/इंफिनिटी 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होगी वो 0 होगी। तो अब हमें सीक्वेंस की लास्ट टर्म पता चल गई, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है? कन्वर्जेंट है।
कैसा है, कन्वर्जेंट। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस इंफिनिटी पर जाकर के इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी वैल्यू देता है तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और कोई भी सीक्वेंस अगर इंफिनिटी पर जाकर के फाइनाइट वैल्यू देता है, फाइनाइट मतलब 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो, बात समझ में आ रही है? कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट। अब ये तो मैंने आपको देख करके बताया कि हम देख करके ही बता सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लेकिन हमें हमें तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कैसे दिखाएंगे, अब इस बात को जरा समझ लेते हैं ना। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस को मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, ये एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब होगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको मैथमेटिकली ये फाइंड करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर ये सीक्वेंस है तो हमने इसकी nth टर्म को कैलकुलेट किया, ये सीक्वेंस है तो इसकी nth टर्म को कैलकुलेट किया। तो अगर आपको मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो सबसे पहले आपको उसकी nth टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा। nth टर्म को कैलकुलेट करने के बाद अब देखो आपको करना क्या है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ, अब देखो इफ, ये n क्या है, ये आपकी सीक्वेंस की nth टर्म है। क्या है, nth टर्म। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस की nth टर्म की लिमिट लेनी है, सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट लेनी है। और लिमिट, अब लिमिट को ध्यान दीजिएगा, इस लिमिट में जो n होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। अब देखो इंफिनिटी क्यों है, क्योंकि हमें यह पता करना है कि सीक्वेंस की इंफिनिटी पर जाकर वैल्यू क्या होगी। तो n हमेशा टेंड्स करेगा इंफिनिटी को, तो लिमिट में हमेशा n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। इसका मतलब यह है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि इंफिनिटी पे जाकर के सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है बस, मतलब लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट किसकी कैलकुलेट करनी है, nth टर्म की। n कहां से कहां, n कहां पर टेंड्स करेगा, इंफिनिटी पे। तो इस लिमिट को आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये लिमिट कैलकुलेट करने के बाद हमें फाइनाइट वैल्यू देती है, मतलब इस लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद अगर हमें फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिलती है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है। और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस भी कहते हैं। देखो बाउंडेड क्यों कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। बाउंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सीक्वेंस है इनफाइनाइट पर जाकर के इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, हमें नहीं पता क्या होगी। लेकिन इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट पर जाकर के वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1/2 है और लास्ट टर्म 0 है। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की हमें फर्स्ट टर्म भी पता होती है और लास्ट टर्म भी पता होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। लेकिन जो डाइवर्जेंस सीक्वेंस होता है उसकी हमें फर्स्ट टर्म तो पता होती है लेकिन लास्ट टर्म हम नहीं बता सकते। तो डाइवर्जेंस सीक्वेंस को हम कहते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्या कहते हैं, अनबाउंडेड। चलिए, अब कैसे प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस अनबाउंडेड है, तो बहुत सिंपल है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, मतलब कैसे प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। और सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ, अब देखो क्या करेंगे, अगेन हम nth टर्म पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट हमेशा n टेंड्स टू इंफिनिटी होगी। क्यों, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इंफिनिटी पर जाकर के टर्म क्या आएगी, सीक्वेंस की टर्म क्या आएगी। तो यहां पर इसकी लिमिट निकालेंगे। अगर ये लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आती है तो हम कह देंगे कि सीक्वेंस कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखो अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरी समरी बता देता हूं। समरी ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस की nth टर्म पर लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर लिमिट फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आती है, अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आती है तो कन्वर्जेंट, और प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आती है तो डाइवर्जेंट। और मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको nth टर्म लिख करके दी जाएगी, मतलब आपको nth टर्म को कैलकुलेट भी नहीं करना, आपको केवल लिमिट लगानी है।
और लिमिट कहां, लिमिट जब आप लगाएंगे तो याद रखना n हमेशा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। देखो यहां पर हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमें इसके कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है, मतलब हमें ये बताना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। और सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमें लिख करके दे रखी है। nth टर्म क्या है, an इक्वल टू n प्लस 1/n। हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म को लिख लेते हैं। हमें यहां पर nth टर्म गिवन है n प्लस 1/n में n। हमें क्या करना है, इस nth टर्म पर लिमिट लगानी है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर ऐसा लगेगा कि सर हमें इस यूनिट में लिमिट पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें पहले से लिमिट आना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर इस यूनिट के अंदर हम लिमिट का यूज करेंगे लेकिन सिंपल लिमिट का यूज करेंगे। यहां पर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिमिट आपको अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको लिमिट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी मैं यहीं पर बता दूंगा। सिंपल लिमिट के क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहां पर लिमिट का नहीं होगा। चलिए भाई, हमें इस पे लिमिट लगानी है। क्या करना है, इस पे लिमिट लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस nth टर्म पर लिमिट लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n हमेशा कहां टेंड्स करेगा, इंफिनिटी को, और an। इस nth टर्म पर हम लिमिट लगा देते हैं। ध्यान से देखो जरा, nth टर्म के ऊपर लिमिट मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहां पर nth टर्म को मैं पुट कर देता हूं। तो nth टर्म क्या है हमारे पास, n प्लस 1/n। क्या मैं अभी यहां पर लिमिट लगा सकता हूं? देखो अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, लिमिट के अंदर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट। मतलब अगर लिमिट को अप्लाई करने पर कहीं पर भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है तो हम वहां पर लिमिट नहीं लगा सकते, पहले हमें इस वाली फॉर्म को हटाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। बात समझ में आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिलहाल आपको इसी की जरूरत है। अगर कहीं पर भी लिमिट लगाने के बाद इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनता है तो पहले आप इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे। अब इस वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। आप लोगों ने लिमिट में एक रूल का नाम सुना होगा, एल हॉस्पिटल रूल, है ना, एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। यह रूल क्या कहता है कि अगर लिमिट में कभी भी लिमिट को अप्लाई करने के बाद इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनता है, जैसे कि देखो यहां बन रहा है, अगर मैं n की जगह इंफिनिटी पुट कर दूं तो ऊपर भी इंफिनिटी आएगा और नीचे भी इंफिनिटी आएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। ये रूल क्या कहता है कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में, जो भी यहां लिखा है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो n का डिफरेंशिएशन 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1/1। और 1/1 में लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा 1, मतलब इसकी लिमिट आ जाएगी 1। बोलो बात समझ में आ रही है। एक तो ये एल हॉस्पिटल रूल है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी जो भी यहां पर लिखा उसको कॉमन ले लो। क्या कर लो, कॉमन ले लो। मतलब यहां पर जो n है ना, ये इसको बाहर कॉमन निकाल लो। तो जब आप कॉमन निकालेंगे ना तो ये जो n है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। देखो कैसे, तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ऊपर से मैं n को कॉमन ले रहा हूं, तो अगर मैं ऊपर से n को कॉमन लेता हूं तो देखो क्या बचेगा, n कॉमन आ गया, यहां पर बचेगा 1। अब सीधी सी बात है, यहां पर 1 था तो ये 1/n हो जाएगा। भाई अगर आप n को कॉमन लेते हैं तो यहां पर n नहीं था तो 1/n आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में n पहले से लिखा है। अब यहां पर n से n को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास यहां पर बच गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हमारे पास आ गया 1 + 1/n। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं लिमिट लगा सकता हूं? देखो अब हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं
अब कोई दिक्कत नहीं है लिमिट को अप्लाई करने में, ध्यान दीजिएगा भाई। अब हम यहां पर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, देखो क्यों, क्योंकि अब कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। अगर मैं यहां पर n की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो ये 1 रहेगा, ये 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है भाई। तो इसका मतलब अब हम यहां पर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये सब इसके इक्वल में चल रहा है, तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हम यहां पर लिमिट लिखते नहीं है, 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब ये 1 प्लस हो गया 0 और ये आ गया 1। तो मैंने nth टर्म पर लिमिट लगाई और लिमिट लगाने के बाद मुझे वैल्यू मिली 1। अब मुझे एक बात बताओ 1 क्या है? 1 तो फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस लिमिट इज फाइनाइट, लिमिट क्या है? लिमिट फाइनाइट है एंड यूनिक, और यूनिक भी है भाई, लिमिट फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। और अगर लिमिट यूनिक और फाइनाइट है देयरफॉर, तो अब हम कह सकते हैं इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कैसा सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ nth टर्म के ऊपर लिमिट लगानी है। लिमिट का हमेशा याद रखना, लिमिट में n हमेशा टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट क्यों होगा? इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कोई भी जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में इंफिनिटी पे जाकर क्या वैल्यू आएगी वो हमें चेक करना है। तो इसलिए n हमेशा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है 2019 में, और ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है लेकिन बहुत पहले आया है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। हमें अब देखो अगेन वही है, हमें कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है, मतलब हमें ये बताना है ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है, इस सीक्वेंस की nth टर्म हमें गिवन है, एक्चुअल में हमें सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, तो हमें ये बताना है कि जिस सीक्वेंस की ये nth टर्म है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने आप ट्राई करिए, मैं भी कर रहा हूं लेकिन पॉज करके आप अपने आप ट्राई करें, आपसे हो जाएगा। चलिए भाई सबसे पहले इसकी nth टर्म लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। nth टर्म क्या है इसकी? 2n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, ये nth टर्म है। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट लगानी है। तो लिमिट n हमेशा इंफिनिटी को टेंड्स करेगा, an, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैं लिमिट लगाने जा रहा हूं इसके ऊपर, an के ऊपर, तो क्या आएगा? तो यहां पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां पर आप an की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर nth टर्म गिवन है 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन अगर आप यहां पर लिमिट पुट करते हैं तो देखो ऊपर n है तो इंफिनिटी बन जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी बन जाएगा, तो अगेन आपकी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप n को कॉमन लेके काट दें। तो चलिए मैं कॉमन लेके काट देता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब देखो ऊपर तो 2n लिखा है भाई, 2n लिखा है, नीचे से मैं n को कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा n प्लस 1 अपॉन n। तो यहां पर आप देख सकते हैं n से n कट गया, ऊपर वाला n क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखो अगर n डिनोमिनेटर में आता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाता है। चलिए अब देखो जरा आगे, n से n कट गया तो क्या बचा भाई? अब हमारे पास बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये बच गया 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ये हमारे पास बच गया।
अब क्या हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? देखिए भाई, देखो लिमिट अप्लाई कब करते हैं? हम लिमिट तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है। तो अगर आप यहां पर लिमिट लगा दें तो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। देखो कैसे, तो ये सारी वैल्यूज इसके इक्वल चल रही है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, हम an के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। तो देखो अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर देता हूं। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखेंगे नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, अपॉन यहां पर इंफिनिटी लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी लिखेंगे। ये देखो ये था ना n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n, दोनों जगह इंफिनिटी को पुट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें मिलेगा क्या? देखो ऊपर तो 2 लिखा भाई, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है 2, ये हो गया इंफिनिटी, और ये 1 अपॉन इंफिनिटी, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, तो ये हो गया 0। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 2 अपॉन इंफिनिटी, 2 अपॉन इंफिनिटी, और 2 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। 2 अपॉन इंफिनिटी क्या है, 0। अब मुझे बताओ 0 कैसी वैल्यू है? 0 फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहां पर कह सकते हैं सिंस लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, लिमिट फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो अगर लिमिट यूनिक भी है और फाइनाइट भी है, देयरफॉर तो हम कह सकते हैं इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है? ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो भाई समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से अब सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेक करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बात समझ में आ रही है? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो यहां पर हमारे पास ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की ये nth टर्म है, और हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और ये क्वेश्चन भी AKTU यूनिवर्सिटी में 2023 में आ चुका है 2 मार्क्स में। इस टॉपिक का क्वेश्चन केवल 2 नंबर में ही आएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन सीरीज से आएगा और 4 ईयर सीरीज से आएगा। क्लियर है? चलिए भाई इसको भी अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पर हमें nth टर्म क्या है, गिवन है। तो यहां पर हमें nth टर्म गिवन है un, और क्या है un, साइन 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। और हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चेक कर लेते हैं, इस पर लिमिट लगा देते हैं। nth टर्म के ऊपर क्या लगाते हैं, लिमिट। तो यहां पर अगर मैं लिमिट को अप्लाई करता हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू, देखो un पर लिमिट लगाना है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन n। ये तो बहुत ही आसान हो गया है ना। देखो यहां तो हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, इसमें तो लिमिट लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे, अगर मैं यहां पर लिमिट लगा देता हूं, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां पर लिमिट लगा देता हूं तो ये आएगा साइन 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, तो इसका मतलब ये आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और 0 क्या है, 0 तो आपके पास एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है। 0 क्या है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो हम ये कह सकते हैं सिंस लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, लिमिट जो है वो फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो अगर लिमिट यूनिक भी है और फाइनाइट भी है तो अब हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो भाई समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, देखिए जो टॉपिक है ना सीक्वेंस, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अपने आप में एक यूनिट के बराबर टॉपिक है, लेकिन हमें सीक्वेंस में केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमें इस यूनिट में आगे काम आएगा और जितना हमारे सिलेबस में है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपको केवल वो पढ़ा रहा हूं
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन केवल 2 नंबर में आता है और आगे चल के केवल इसी टॉपिक, इसी कॉन्सेप्ट का यूज है जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जो जिनकी जरूरत आपको नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। हमें यहां पर एक सीक्वेंस दे रखा है और हमें इसके चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस मतलब चेक करना मतलब ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और ये क्वेश्चन भी एकेटीयू यूनिवर्सिटी में 2022 में 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है। और यहां पर आपको nth टर्म गिवन नहीं है, यहां पर आपको सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी nth टर्म को लिखेंगे। तो चलिए मैं पहले इसको सीक्वेंस को कॉपी कर लेता हूं। हमें यहां पर सीक्वेंस गिवन है an और ये सीक्वेंस क्या है 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और डैश डैश डैश। ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है भाई, इंफिनिटी तक जा रहा है ना। वैसे तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखो कैसे, ये इंफिनिटी तक जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंफिनिटी पर जाकर के 2 की पावर क्या होगी। देखो अगर ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक जाएगा तो इंफिनिटी पे जाकर के 2 की पावर भी तो इंफिनिटी होगी, और 2 की पावर अगर इंफिनिटी हो गई तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में इंफिनिटी पे जाकर के हमें इंफिनिटी वैल्यू मिलेगी, तो डाइवर्जेंट हो गया। क्योंकि इंफिनिटी जो है वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसको देखकर बता सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन हमें तो लिमिट लेकर के प्रूव करना है कि ये डाइवर्जेंट है। तो चलिए प्रूव भी कर लेते हैं। देखो कैसे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी nth टर्म लिखनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी। अब nth टर्म के लिए कोई हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हम सीरीज पढ़ेंगे ना और सीरीज के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें nth टर्म लिखना पड़ता है, लेकिन nth टर्म को लिखने के लिए हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम कॉमन सेंस से nth टर्म को लिखेंगे। तो अगर आप कॉमन सेंस का यूज करें तो आप इसकी nth टर्म बता सकते हैं। तो देखो इसकी nth टर्म क्या होगी। देखो यहां 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। तो जो nth टर्म होगी उसमें 2 की पावर क्या होगी, जो nth टर्म होगी उसमें 2 की पावर क्या होगी, हमें यह बताना है। चलिए भाई बताते हैं। देखो nth टर्म में 2 की पावर क्या होगी। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, 2 की पावर 1 से पहले 1 भी लिखा है। 1 मतलब हम 1 की जगह पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 1 की जगह पर मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूं ना। अच्छा चलिए अब देखो, ये हमारे इस सीक्वेंस के थर्ड टर्म है। कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखो सीक्वेंस की ध्यान से देखो जरा, ये सीक्वेंस की हमारी थर्ड टर्म है, तीसरी टर्म है। और तीसरी टर्म में 2 की पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब टर्म कौन सी है, तीसरी टर्म है, तीसरे नंबर की टर्म है और 2 की पावर में 2 है। तो सीधी सी बात है, जो nth नंबर पे टर्म आएगी उसकी पावर क्या होगी भाई, उसमें भी तो पावर एक कम होगी ना। देखो तीसरे नंबर की टर्म पे मतलब जो थर्ड टर्म है उस पे पावर 2 आ रही है, मतलब 3 में से एक कम आ रही है। बात को दोबारा से समझिए, कॉमन सेंस यूज करना है। जो तीसरी टर्म है उसमें 2 की पावर पे 2 है, मतलब पावर 2 है। तो अगर थर्ड टर्म के ऊपर पावर 2 है तो nth टर्म के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, n-1, n-1 होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो nth टर्म होगी वो होगी 2 की पावर में n-1। बोलो भाई बात समझ में आ रही है। 2 की पावर में n-1, ये हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। क्योंकि थर्ड टर्म के ऊपर पावर 2 है तो nth टर्म के ऊपर पावर n-1 होगी। तो इस सीक्वेंस की ये nth टर्म है और हमें इस nth टर्म के ऊपर लिमिट लगानी है और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पर लिमिट लगाऊंगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब यहां पर n की वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां पर लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर इंफिनिटी माइनस 1, और इंफिनिटी में से आप कुछ भी माइनस करो इंफिनिटी ही रहता है, तो इसका मतलब 2 की पावर इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस बार लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है। क्या आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है भाई, ध्यान से देखो जरा, वैल्यू क्या आ रही है लिमिट की? इनफाइनाइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो लिमिट आ रही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किसकी लिमिट? an की लिमिट, an की लिमिट वो इनफाइनाइट आ रही है। क्या आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है। तो इसका मतलब देयरफॉर अब अगर लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आती है तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये कैसा सीक्वेंस है? ये आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है भाई। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा डाइवर्जेंट है। इससे पहले जो हमने 3 क्वेश्चन करे तीनों के तीनों कन्वर्जेंट थे। देखो ये भी कन्वर्जेंट था, ये भी कन्वर्जेंट था, और ये भी कन्वर्जेंट था। तो स्टार्टिंग के तीनों कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि तीनों में जो लिमिट की वैल्यू आई थी वो फाइनाइट थी और यूनिक थी। यहां पर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, और जो इनफाइनाइट होता है ना वो फाइनाइट नहीं होता और ना ही यूनिक होता है। तो ये कैसा हो गया? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया। तो यहां पर हमारा यूनिट 3 का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस। अब यहां से स्टार्ट करेंगे सीरीज। क्या स्टार्ट करेंगे? सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अ सीरीज इज द सम ऑफ ए सीक्वेंस। कितना आसान है। अगर आप सीक्वेंस को ऐड कर दें तो वो सीरीज बन जाता है। मतलब कोई भी सीक्वेंस, जैसे अभी अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, तो ये हमें सीक्वेंस गिवन है, अगर मैं इन सबके बीच में प्लस लगा दूं तो ये सीरीज बन जाएगी। तो अगर आप किसी भी सीक्वेंस में प्लस कर देते हैं, मतलब सीक्वेंस को अगर आप ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सीरीज। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस में और सीरीज में क्या डिफरेंस है। यहां पर देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो लेट un, ये क्या एक सीक्वेंस है। लेट un क्या एक सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस है भाई। सीक्वेंस को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं ना। तो ये क्या हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर पहली टर्म u1 है, u2 है, u3 है, और ये nth टर्म है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या एक सीक्वेंस है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को ऐड कर दें, मतलब सबके बीच में प्लस लगा दें, सबके बीच में प्लस लगा दें, तो यही सीक्वेंस सीरीज बन जाएगा। और जब सीरीज बनेगा तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? देखो ये तो सीक्वेंस का सिंबल था। अब क्योंकि हम यहां पर इन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा समेशन। ये आपका समेशन का सिंबल होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर जो टर्म है हमारे पास वो u1 से लेकर के u इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक वेरी कर रही है। तो आप चाहें तो यहां पर n 1 से इंफिनिटी भी लिख सकते हैं या आप केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारे पास? सीरीज हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है? सीरीज हो गई। देखो एग्जांपल देखो नीचे, अगर मैं यहां पर इनके बीच में कॉमा लगा दूं और प्लस हटा दूं तो ये सीक्वेंस है, लेकिन अगर हम कॉमा हटा के प्लस लगा दें तो ये सीरीज है। तो अब आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आगे देखो कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहां पर, उन बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स को जरा समझ लीजिए। सबसे पहले बात आती है कि फाइनाइट सीरीज। भाई फाइनाइट सीरीज का मतलब है ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो, तो उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सीरीज कहेंगे। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज आर फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके n तक है, तो ये फाइनाइट है ना। कैसे? ये फाइनाइट है ना। इनफाइनाइट सीरीज नाम से ही समझ में आ गया होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, देखो ये सीरीज u1 से स्टार्ट हुई लेकिन इंफिनिटी तक जा रही है, तो कैसी सीरीज हो गई? इनफाइनाइट हो गई।
और यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख रखा है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है, वी शैल कंसिडर द वर्ड सीरीज एज इनफाइनाइट सीरीज। मतलब अगर कहीं पर लिखा है सीरीज तो आप उसको मान लेंगे कि वो इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है सीरीज तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। अगर फाइनाइट सीरीज होगा तो वहां पर लिखा होगा कि फाइनाइट सीरीज है। अगर केवल सीरीज लिखा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। तो इस चीज का आप हमेशा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सीरीज लिखा था, आपने इनफाइनाइट सीरीज लिख दिया, तो सीरीज का मतलब इनफाइनाइट सीरीज ही होता है। बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव टर्म सीरीज, नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी सीरीज जिसमें सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। सभी टर्म्स क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, एक भी टर्म निगेटिव नहीं होगी। तो अगर एक भी टर्म निगेटिव नहीं है और सभी टर्म पॉजिटिव है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्लियर है? और उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज nth पार्शियल सम। बहुत इंपॉर्टेंट है nth पार्शियल सम, जिसको हम डिनोट करते हैं Sn से। अब इसका क्या मतलब है? देखो यहां पर हमारे पास जो सीरीज होंगी तो मैक्सिमम सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होंगी। बोलो बात समझ में आ रही? कैसी होंगी? इनफाइनाइट सीरीज होंगी। अब हमें सीरीज को चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हमें सीरीज का सम भी करना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट सीरीज का सम ना लेकर के हम सीरीज की कुछ टर्म का सम ले सकते हैं। तो देखो nth पार्शियल सम क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अगर आप किसी सीरीज की फर्स्ट एंड टर्म का सम कर दें तो उसको हम कहते हैं nth पार्शियल सम। जैसे ये इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन अगर मैं इस इनफाइनाइट सीरीज में यहां से यहां तक का सम ले लूं nth टर्म तक का, तो इसको हम nth पार्शियल सम कहते हैं। क्या कहते हैं? nth पार्शियल सम। अच्छा, अगर मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो सीधी सी बात है 3 ही टर्म आएंगी, तो इसको हम कहेंगे थर्ड पार्शियल सम। फोर्थ पार्शियल सम कब होगा? अगर u4 और ले लेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि nth पार्शियल सम का मतलब है किसी भी सीरीज की अगर हम फर्स्ट एंड टर्म्स को ऐड कर दें तो जो ऐड करने के बाद आता है उसको हम nth पार्शियल सम कहते हैं, और nth पार्शियल सम को हम Sn से डिनोट करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़े ना। अब यहां पर देखो, इसके आगे हमें ये चेक करना है, आगे हमें कुछ सीरीज गिवन होंगी और हम ये चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन सीरीज को चेक करने से पहले हम यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इन फार्मूलों का हम यहां पर यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो आप पहले से जानते हैं अरिथमेटिक सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं यहां पर, देखिए यूनिट नंबर 3 का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, इस यूनिट में हम मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे आगे चल के। मैक्सिमम नहीं, आगे चल के लगभग हर एक क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करेंगे। फोरियर सीरीज के तो हर क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है, लेकिन क्लास 11th में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। लेकिन यहां पर सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज जरूर होगा, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा, लेकिन एक्चुअल में इस यूनिट के अंदर हम इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। मतलब इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा यूज किसका होने वाला है? इंटीग्रेशन का। नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, यहां पर सीरीज आएंगी, लेकिन यहां पर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। बोले बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कई बार स्टूडेंट को ऐसा दिमाग में पहले से फिट हो जाता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज है तो हम यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो यहां पर नाम के लिए बस। आगे जैसे बढ़ेंगे हम तो आगे चल के आप देखेंगे कि यहां तो सब इंटीग्रेशन ही हो रहा है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि कहीं कहीं पर इनका यूज करेंगे हम एक दो क्वेश्चन में। अरिथमेटिक सीरीज, तो देखो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है आपको मालूम है, जो एपी होती है वो इस फॉर्म में होती है। फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर उसके बाद सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है ना, उसके बाद थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस 3d प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे।
ये हमारी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एपी सीरीज होती है। तो एपी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए कहते हैं, है ना, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी कहते हैं। ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है ना, उसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो ये कैसे बनता है, देखो बहुत सिंपल है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, देखो, और ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखो थर्ड टर्म में डी के साथ में 2 आ रहा कोफिशिएंट, तो सीधी सी बात है nth टर्म में डी के साथ में n माइनस वन आएगा कोफिशिएंट। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाई फॉर्मूला तो आप अपने आप भी बना सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और हमें n टर्म्स का सम निकालना है, तो देखो सम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें उसके n टर्म्स का सम करना है, तो ये n टर्म के सम का क्या है, फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए ना, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी होती है मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3, ऐसे ही लिखते हैं ना, है ना, इस तरह से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, कॉमन रेशियो आर होता है, ये जो आर है ये कॉमन रेशियो है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, मतलब सीधी सी बात है, इसकी nth टर्म क्या होगी, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म है। देखो थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, तो सीधी सी बात है nth टर्म में r की पावर n माइनस वन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पावर एक कम हो रही है ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ar की पावर n माइनस वन। देखो आपको अगर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज गिवन है तो उसकी nth टर्म कॉमन सेंस से लिखनी आनी चाहिए, मतलब किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना, अपने कॉमन सेंस का यूज करना है और nth टर्म को लिखना है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम nth टर्म को बार बार लिखेंगे और बिना किसी फॉर्मूले के लिखेंगे। चलिए अब अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, सम के 2 फॉर्मूले होते हैं और दोनों मैंने यहां पर लिख रखे हैं। देखो क्या है, पहला फॉर्मूला ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन और अपॉन में 1 माइनस आर, मतलब यहां पर 1 माइनस आर है, तो अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है और अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये सम के फॉर्मूले हैं, बोलो बात समझ में आ रही है, सम के फॉर्मूले हैं। अब हम यहां पर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। अब हम यहां पर ये चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इससे पहले हम सीक्वेंस को चेक कर चुके हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होगा। देखो जब हम सीक्वेंस को चेक करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस की nth टर्म निकालते हैं और उस पर लिमिट लगाते हैं। सीरीज में देखो, आप सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में हम सीरीज का सम निकालेंगे और उस पर लिमिट लगाएंगे, मतलब सीक्वेंस में nth टर्म के ऊपर लिमिट लगाते हैं और सीरीज में सम के ऊपर लिमिट लगाते हैं। तो यहां पर हम सीरीज का सम निकालेंगे, बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर क्या लिखा है ना, डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज को। अ सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ, अब देखो यहां पर जो ये Sn है ना, ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, पार्शियल सम, ये nth पार्शियल सम है, याद रखना भाई, सीरीज तो इनफाइनाइट भी हो सकती है ना, तो हम इनफाइनाइट सीरीज की बात नहीं कर रहे, हम तो सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहे हैं, nth पार्शियल सम की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या, हम सीरीज का सम निकालेंगे, सीरीज का क्या करेंगे, सम निकालेंगे और उसमें लिमिट लगाएंगे, और n हमेशा टेंड्स टू इनफाइनाइट ही होगा। अगर ये लिमिट फाइनाइट और यूनिक आती है तो हमारी सीरीज होगी कन्वर्जेंट, और अगर अगर ये लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है भाई, सीक्वेंस में भी तो यही कॉन्सेप्ट था, बस डिफरेंस क्या है कि सीक्वेंस में हम nth टर्म के ऊपर लिमिट लगाते हैं और सीरीज में हम सम के ऊपर लिमिट लगाते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बेस 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन,
द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, हमें यहां पर एक सीरीज दे रखी है और हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये सीरीज है कैसी। देखो पहले लिख लेते हैं इसको, वन वन से स्टार्ट हो रही है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 और प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जा रही है। देखो आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा कैसे पता करते हैं कि जीपी है या नहीं है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जीपी होती है वो कुछ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो देखो जीपी में क्या होता है, अगर जीपी में आप कोई भी टर्म ले लो, अगर आप आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, देखो इसमें आगे मैं इन दोनों को ले लेता हूं, पहली दो, तो अगर मैं इस आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करूं तो मेरे पास कॉमन रेशियो आएगा आर। ऐसे ही अगर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा ए आर स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा ए आर क्यूब। अगर आप इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर से, तो यहां पर भी आप देखेंगे ए से ए कट जाएगा और आएगा आर। मतलब अगर आप जीपी में आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो हमेशा सेम आता है। बोलो बात समझ में आ रही? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज जीपी है या नहीं है। देखो आप 1/2 को डिवाइड करो 1 से तो सीधी सी बात है 1/2 ही आएगा। अगर आप 1/2 स्क्वायर को देखो, ये क्या लिखा है 1/2 का स्क्वायर लिखा है, क्या 1/2 के स्क्वायर को मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अब अगर मैं 1/2 के होल स्क्वायर को 1/2 से डिवाइड कर दूं तो सीधी सी बात है इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये 1/2 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर आप आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं और आपका कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो जीपी है। तो यहां पर कॉमन रेशियो क्या है? सेम है, इसका मतलब ये जीपी है। तो ये क्या है? जीपी है भाई, है ना। इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 है। अब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो देखो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब सम का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? 1 से छोटा है तो सम का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं। तो यहां पर सम का फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो जरा वैल्यू को पुट करने पर क्या आएगा? a की वैल्यू कितनी है? 1 ब्रैकेट 1 माइनस आर कितना है? 1/2। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सही से लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से, a 1 माइनस ए, यहां पर मुझे बड़ा ब्रैकेट यूज करना है। दोबारा देखो भाई, यहां पर लिखा है 1, ए की वैल्यू है 1 ना, ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/2। तो इसका मतलब 1/2 की पावर n और अपॉन में 1 माइनस 1/2 आएगा। बोलो समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं बचा होगा। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं और यहां से Sn निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, देखो यहां 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो 1/2 आ जाएगा और 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो जरा ध्यान से भाई, ये 1/2 बचेगा, अगर मैं यहीं पर इसको आगे कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 की पावर n। भाई 1/2, देखो 1/2 की होल पावर n है, तो इसको हम 1 की पावर n/2 की पावर n लिख सकते हैं। 1 की पावर 1 ही रहेगा, 2 की पावर n 2 की पावर n रहेगा। तो ये ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो ये वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे पास इसका सम आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। अब हमें क्या करना है? इस पे लिमिट लगानी है ना। अब हम इस पे क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू, लिमिट लगा देते हैं, Sn की वैल्यू लिखते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट 2 इंटू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो मैं यहां पर लिमिट लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो लिमिट लगा देते हैं भाई। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 की पावर इंफिनिटी। अच्छा, जब लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट को हटाते भी तो हैं, ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 की पावर इंफिनिटी। अब मुझे बताओ 2 की पावर इंफिनिटी है, तो 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 2 बचेगा भाई, क्या आ जाएगा, ये फाइनली 2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 2 क्या है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, तो हम ये कह सकते हैं सिंस लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, लिमिट कैसी है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, देयरफॉर इट इज अ कन्वर्जेंट, इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है, इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। और देखो इसको आप देख करके भी बता सकते थे कि ये कन्वर्जेंट है, देखो क्यों भाई, सीधी सी बात है, 1/2 की पावर 4 है, इंफिनिटी पे जाके 1/2 की पावर इंफिनिटी होगी, तो इसका मतलब 1/इंफिनिटी आएगा जो 0 होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो 0 आएगा, लेकिन हमारा तो 2 आया है, तो बेटा यहां पर हम सम कर रहे हैं, सीक्वेंस नहीं है ये, सम है, यहां पर सम 2 आया है ना, लेकिन इसकी जो इंफिनिटी पे जाके टर्म आएगी वो 0 आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज को कैसे चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अब आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, हमें इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है, ये चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखो देख के ही पता चल रहा है कि ये डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि इंफिनिटी पे जाकर के इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, और जब आप सारी टर्म को ऐड करोगे तो इंफिनिटी आएगा, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। लेकिन हमें देख करके नहीं बताना, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये डाइवर्जेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज को लिख लेते हैं, क्या है सीरीज, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और कहां तक जाना है भाई, इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो ये क्या है, ये एपी है ना, क्या है ये एक एपी है। बोलो बात समझ में आ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1, तो क्या हम इसके एन टर्म का सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सम ऑफ एन टर्म्स, फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूं तो n/2 ब्रैकेट देखो a कितना है 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस n-1, और d भी कितना है 1 है, तो ये n-1 ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 - 1 1 आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा n × n+1 और डिवाइडेड बाई 2। और वैसे भी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नेचुरल नंबर का सम होता है ना, नेचुरल नंबर के सम का जो फॉर्मूला होता है वो n × n+1/2 ही होता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को डायरेक्ट याद रहता है ना। चलिए भाई अब आगे देखो, यहां तक क्लियर हो गया, हमारे पास n टर्म का सम आ गया। याद रखना ये पार्शियल सम है, क्योंकि सीरीज तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये पार्शियल सम है। लेकिन क्योंकि हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं, तो वो अपने आप ही इनफाइनाइट सीरीज का सम आता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि हम जो यहां पर सम लेते हैं ना, वो n टर्म का सम लेते हैं, लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाते समय हम यहां पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देते हैं। इसका मतलब ये सम आता है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज का सम आता है। भाई हम फॉर्मूला तो लगाते हैं nth पार्शियल सम के लिए, लेकिन सम आता है इनफाइनाइट का, क्यों, क्योंकि हम लिमिट इनफाइनाइट तक लेते हैं। चलिए
अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, nth हमारे पास यहां पर पार्शियल सम आ गया, Sn हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट लगाएंगे। तो अब देखो यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और किसके ऊपर लगाएंगे, Sn के ऊपर, है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए भाई यहां पर लिमिट लगा देते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिमिट लगाऊं तो n देखो न्यूमरेटर में आ रहा है, तो सीधी सी बात है लिमिट लगाते ही ये वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। अरे भाई यहां पर अगर आप n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो लिमिट आ गई इनफाइनाइट। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना। हैंस इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, हैंस इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। ये कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो हमने सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया, सीक्वेंस में ज्यादा कुछ करना नहीं था। इस समय हम सीरीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज। और सीरीज में भी हमने ये समझ लिया कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है ना। भैया हमने समझ लिया ना यहाँ पर कि अगर Sn पर लिमिट लगाते हैं और वो फाइनाइट और यूनिक आता है तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है, और इस कंडीशन में डाइवर्जेंट है। और इस पूरे टॉपिक के अंदर जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें यही चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप कहेंगे सर वो तो हमने सीख लिया, लेकिन एक चीज मैं बेटा आपको यहां पर क्लियर कर दूं। अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं ना सीरीज के, ये दोनों के दोनों सीरीज बहुत सिंपल सीरीज थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वो भी दोनों बहुत सिंपल थी। जबकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर अगर आप सीरीज को देखेंगे तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड सीरीज दिखाई देंगी। कुछ इस टाइप की सीरीज दिखाई देंगी आपको, वहां पर ऐसे लिखा होगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 1/4 6 8 प्लस, ऐसे करके सीरीज लिखी होंगी। तो इस टाइप की सीरीज के लिए ना तो आपके पास कोई सम का फॉर्मूला होता है, और अगर फॉर्मूला होगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें यही चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेथड से हम केवल सिंपल सीरीज को चेक कर सकते हैं कि अगर कोई सिंपल सीरीज दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल सी दे रखी है या सिंपल सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, तो हम केवल उसी को चेक कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर बड़ी बड़ी सीरीज होंगी, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होंगी, तो उनको हम चेक नहीं कर सकते इस मेथड से। तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो उनको चेक करने के लिए हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, कंपैरिजन टेस्ट, डीएलम्बर्ट टेस्ट, है ना, रेबिस टेस्ट। और इन टेस्ट से पहले भी हम 2 और टेस्ट पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। ये दोनों टेस्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन दोनों टेस्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन टेस्ट के बिना हमें ना तो कंपैरिजन टेस्ट समझ में आएगा, ना हमें डीएलम्बर्ट टेस्ट समझ में आएगा, और ना ही हमें रेबिस टेस्ट समझ में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो अब आपको टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, अब आपको टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपको पता चलेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। अब यहां पर सीरीज की 2 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले लेक्चर्स में हम इनका यूज करेंगे। देखिए क्या है प्रॉपर्टी। फर्स्ट, द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज। मान लीजिए हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, क्या है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है, तो सीधी सी बात है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, है ना, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अब जरा ध्यान से देखो लिखा क्या है। द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टर्म्स बाय ए कांस्टेंट के। मतलब अगर आप किसी इनफाइनाइट सीरीज में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सीरीज के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस सीरीज का नेचर चेंज नहीं होगा। नेचर चेंज नहीं होने का मतलब है कि अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी कन्वर्जेंट ही रहेगी।
और अगर डाइवर्जेंट थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी डाइवर्जेंट रहेगी। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, बाय एडिशन एंड डिलीशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगर आप इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ टर्म्स को हटा दें या उसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दें बिल्कुल वैसी ही, तो भी उसका नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप इनफाइनाइट सीरीज में से 100 टर्म को हटा दें तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा। अगर वो पहले कन्वर्जेंट थी तो बाद में भी कन्वर्जेंट ही रहेगी, पहले डाइवर्जेंट थी तो बाद में भी डाइवर्जेंट रहेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आने वाले लेक्चर्स में हम यूज करेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, इफ टू सीरीज, मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज हैं, एक ये है यूएन और एक है वीएन, और ये दोनों कन्वर्जेंट है, तो अगर हम इन दोनों सीरीज को ऐड कर दें तो इनका जो एडिशन होगा वो भी कन्वर्जेंट ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टीज। तो देखिए आज के लेक्चर का जो मेन एम है ना वो ये है कि आपको सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, nth टर्म कैसे लिखते हैं ये समझ में आ जाए, सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और सीरीज में सम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम बड़ी बड़ी सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स पहले से आना चाहिए। तो याद रखना आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज के और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के, ये सिंपल क्वेश्चन थे। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे तो वहां पर हमें टेस्ट का यूज करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि सीरीज और सीक्वेंस, आगे सीरीज ही आएगा सीक्वेंस तो नहीं होगा, कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन एक बार अपने आप प्रैक्टिस करने हैं। 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने डीपीपी में दे रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपको कराए हैं, तो एक बार इनको भी प्रैक्टिस करके देख लेना, है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और याद रखना टेस्ट से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, तो भी आ सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।